मुखातिब होते हैं हमारे पहले मैनेजमेंट के साथ। तो कॉर्पोरेट कनेक्शन में आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं ग्रो म्यूचुअल फंड के मैनेजमेंट से, और इसके बाद पहली तिमाही के नतीजों पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट से बातचीत होगी। लेकिन उससे पहले ग्रो म्यूचुअल फंड की बात करते हैं, जिसने यहाँ पर ग्रो निफ्टी ईवी और न्यू एज ऑटोमोटिव ईटीएफ और एफओएफ जो है उसका एनएफओ लॉन्च किया हुआ है। और किस तरह से इन दोनों स्कीमों का जो ऐलान हुआ है वो आपके मतलब की है, एक निवेशक के मतलब की है। खासतौर से अगर हम एक सेक्टर एक्सपोजर के तौर पर समझना चाहें तो ईवी और ईवी का इकोसिस्टम किस तरह से डेवलप हो रहा है भारत में, और क्यों ये स्पेसिफिक थीम को चुना गया है ग्रो म्यूचुअल फंड की तरफ से, विस्तार से बात करते हैं। हमारे साथ ग्रो म्यूचुअल फंड के सीईओ वरुण गुप्ता भी जुड़ चुके हैं। वरुण, स्वागत है आपका कॉर्पोरेट कनेक्शन में। और आपका जो एनएफओ खुला हुआ है मेरे ख्याल से 24 तारीख से खुला है और 2 अगस्त तक ये खुला रहेगा। ईवी पर आपका फोकस है और उसी पर लेकर हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन झटपट एक जवाब आपसे मैं चाहती हूँ। सेक्टर स्पेसिफिक निवेशकों का रुझान हमने पिछले कुछ दिनों में बढ़ता हुआ देखा है। अब ऐसे में आपके चुनाव की अगर हम बात करें, एक तो आप सेक्टर एक्सपोजर की बात यहाँ पे कर रहे हैं, दूसरा ईटीएफ और एफओएफ के फॉर्म में बात कर रहे हैं। तो क्या वजह हुई है, क्या फैक्टर्स आप गिनाना चाहेंगे आपके इस सिलेक्शन के पीछे, वरुण? आप शायद म्यूट पर हैं वरुण, आप शायद म्यूट पर हैं। ओ, माफ कीजिएगा, क्या आप मुझे सुन सकते हैं अभी? जी, मैं अब सुन सकती हूँ आपको, बताइए। थैंक यू कविता, आपके इस इनविटेशन के लिए, आपके प्रोग्राम में। देखिए, मैं आपके सवाल का जवाब देते हुए आपको ये बताना चाहूंगा कि देखिए, ये जो इंडेक्स है ये एक्चुअली सेक्टर फंड नहीं है, ये एक थीमेटिक फंड है। इस इंडेक्स में कम से कम 5 सेक्टर हैं। ये एक ईवी और न्यू एज ऑटोमोटिव थीम को फॉलो कर रहा है। ये ईवी की पूरी वैल्यू चेन को कैप्चर करता है। इसमें आपके ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स भी आते हैं, बैटरी मैन्युफैक्चरर्स भी आते हैं, बैटरी कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स भी आते हैं, रॉ मटेरियल सप्लायर्स भी आते हैं जो कि केमिकल कंपनीज हैं। इसमें टेक्नोलॉजी कंपनीज भी आती है जो ईवी के लिए टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रही हैं। और इसमें वो सारी कंपनीज भी आती हैं जिन्होंने पीएलआई इंसेंटिव लिया है गवर्नमेंट से। तो ये सेक्टर इन्वेस्टमेंट नहीं है, पूरी वैल्यू चेन में इन्वेस्ट करता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो ईवी की जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ इंडिया में जो हमने देखा है 2021 से जो अभी तक आ रही है, उसकी ग्रोथ को कैप्चर करने के लिए हमने फंड बनाया है। देखिए, 2021 में इंडिया में अगर आप टू व्हीलर का पेनिट्रेशन देखें, टू व्हीलर ईवीज का पेनिट्रेशन देखें तो 0.2% था। सिर्फ कुछ 23,000 टू व्हीलर ईवी टू व्हीलर्स रजिस्टर हुई थी। वही नंबर बढ़ के FY24 में करीब 10 लाख हो चुका है और वो पेनिट्रेशन 5% हो चुका है। अभी गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है कि ये पेनिट्रेशन को हमको 5% से 30% तक लेके जाना है 2030 में। और इसके कारण ईवी की पूरी वैल्यू चेन में हमारा एक्सपेक्टेशन है कि काफी ग्रोथ आएगा, ना सिर्फ व्हीकल मैन्युफैक्चरर में बट बैटरी मैन्युफैक्चरर्स, केमिकल्स एंड टेक्नोलॉजी कंपनीज एंड ऑल दैट। तो उसके लिए हमने फंड बनाया है कि अगर ये ग्रोथ आता है तो निवेशक इस ग्रोथ का कैसे फायदा उठा सकते हैं। इसलिए और ये फंड में बेसिकली निवेश करके ये अपॉर्चुनिटी अपने इन्वेस्टर्स को देना चाहते हैं। बेंचमार्क क्लियरली निफ्टी ईवी और न्यू एज ऑटोमोटिव इंडेक्स होने वाला है। लगभग 33 कंपनियों का कॉम्पोजिशन है इस पूरे इंडेक्स में, जो कि एक अंडरलाइन बेंचमार्क रहेगा। लेकिन सवाल अब यहाँ पर यह है कि इस थीम को लेकर ईटीएफ और एफओएफ लाने के पीछे आपकी कोई खास मंशा, एक्टिव जाने की बजाय पैसिव अप्रोच क्यों? जी, देखिए क्या होता है, हमारा विश्वास ये है कि जब भी कोई टेक्नोलॉजी डिस्ट्रप्शन आता है तब उसमें कई सारी कंपनियां ऊपर या नीचे हो सकती है। अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहूंगा जो बहुत लेटेस्ट एग्जांपल है मोबाइल का। देखिए, जब मोबाइल का डिस्ट्रप्शन आना शुरू हुआ था तब एक जानी मानी कंपनी थी नोकिया, वो अडॉप्ट नहीं कर पाई मोबाइल के स्मार्टफोन अडॉप्शन को, और इसके कारण वो पूरी जोन आउट हो गई। अभी जब भी कोई नया टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन आता है तो कई तरीके से इतना तेजी से वो ग्रोथ आता है कि कई कंपनियां उसमें अडॉप्ट कर पाती है, कई कंपनियां अडॉप्ट नहीं कर पाती हैं। अभी इसलिए हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि इसमें इस तरह से हम सारी वैल्यू चेन, सारी कंपनीज को वेटेज जो प्ले आउट कर रही हैं। अब क्योंकि कुछ भी टेक्नोलॉजी में चेंज आता है, जैसे अभी एक जो लेटेस्ट चेंज आ रहा है कि लिथियम आयन से एसीसी बैटरीज पे शिफ्ट हो रहा है, तो अगर वो चेंज आता है कुछ कंपनीज इसमें शिफ्ट हो सकती हैं, कुछ कंपनीज नहीं हो पाएंगी। और क्योंकि ये फंड बहुत यूनिक है इन द सेंस कि इसमें 3 महीने का रीबैलेंसिंग है, और जब बाकी सारे फंड में करीब 6 महीने या 1 साल का रहता है, तो 3 महीने में ही वो कुछ कंपनीज जो नहीं कुछ कंपनीज इसमें निकल जाएंगी और कुछ कंपनीज इसमें आ पाएंगी। एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल कि अभी तक कोई भी एक प्योर प्ले ईवी कंपनीज इंडेक्स में नहीं है।
राइट, क्योंकि अभी तक कोई प्योर प्ले ईवी कंपनी लिस्टेड ही नहीं है इंडिया में। अभी वो कंपनी ऐसे, जैसे आपको सबको पता होगा, आईपीओ होने वाला है, वो लिस्ट होगी, तो नेक्स्ट नेक्स्ट रीबैलेंसिंग में वो कंपनी आ जाएगी, और वो इस इंडेक्स के माध्यम से आप ये पूरी टेक्नोलॉजी थीम को प्ले आउट कर सकते हैं। ये थीम प्ले आउट के लिहाज से इस एनएफओ को अगर मौका देना हो लोगों को, तो बुनियादी बातें मैं चाहती हूँ कि आप समझाएं दर्शकों को, क्योंकि ईटीएफ के जरिए आप निवेश कर रहे हैं, साथ ही जो दूसरी स्कीम है वो भी एक फंड ऑफ फंड है। फर्क है और बुनियादी बातें क्या एक निवेशकों को जानना जरूरी है? जी, देखिए, ईटीएफ होता है एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जो एक स्टॉक की तरह ही स्टॉक मार्केट पे एक्सचेंज पे ट्रेड करता है। तो अगर आप ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं तो आप उसके यूनिट्स को अपने डीमैट अकाउंट के थ्रू किसी भी एक्सचेंज पे बाय एंड सेल कर सकते हैं। एफओएफ होता है स्पेसिफिकली फॉर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स, जो इस ईटीएफ में ही कंप्लीटली इन्वेस्ट करता है। अगर आपको एसआईपी करना हो तो ईटीएफ में आप एसआईपी नहीं कर सकते, एफओएफ में आप एसआईपी कर सकते हैं। एफओएफ बेसिकली एक तरीका का म्यूचुअल फंड ही होता है। तो अगर नटशेल में अगर एक स्मॉल तरीके से समझाए तो ईटीएफ एक स्टॉक की तरह ट्रेड होता है, पर वो भी सारी उसी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है। एफओएफ भी ईटीएफ में ही इन्वेस्ट कर रहा है, तो एक्चुअली उसी उसी सारी इन्वेस्ट कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है, पर एक म्यूचुअल फंड की तरह इसमें बाय एंड सेल ट्रांजेक्शन और एसआईपी ट्रांजेक्शन होते हैं। वरुण, एक सवाल पूछ रही हूँ, शायद इसको आप दो हिस्सों में इसका जवाब देना चाहेंगे। देखिए, जब भी हम इस तरह का थीम स्पेसिफिक या अगर हम कोई सेक्टर स्पेसिफिक एक्सपोजर लेते हैं ऑन अ ब्रॉडर लेवल में, निवेशकों को समझाने के लिहाज से जवाब चाहूंगी आपसे। जब भी इस तरह का कोई एक्सपोजर होता है वरुण, तो इससे जुड़ा हुआ कोई ना कोई रिस्क भी होता है। रिस्क हर तरह के निवेश में होता है, हर तरह के निवेश विकल्प में होता है। जब आप ईवी जैसी थीम की बात करते हैं, सबसे पहले तो इस तरह की डाइवर्सिफिकेशन को आपको जगह कब देनी चाहिए आपके पोर्टफोलियो में, और इकोसिस्टम ईवी को लेकर भारत में अभी बन रहा है। आने वाले वक्त में हो सकता है कि हम इसके स्टेक होल्डर्स, पार्टिसिपेंट्स बढ़ते हुए भी देखें, बट ऐसा भी नहीं है कि इसको लेकर कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। तो क्या ये वक्त सही है एक तो अपने पोर्टफोलियो में इस तरह के थीम को जगह देना? और अगर मैं दे भी दूं वरुण, तो मुझे बताइए कि रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो मुझे ध्यान में रखना होगा और उसके मुताबिक अपने पोर्टफोलियो में ओवरऑल एलोकेशन में इसको जगह देनी होगी, समझाइएगा। जी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा कविता जी, तो मैं इसको थोड़ा सा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लेके बताना चाहता हूँ। देखिए, हम एज अ फंड हाउस बिलीव करते हैं कि आपका जो कोर पोर्टफोलियो है, जो आपका मेजोरिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो आपके डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स में होना चाहिए, चाहे 70 to 80%। एंड आपके ओनली डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क एपेटाइट, जितने आप रिस्क लेने की क्षमता है आप में, और अगर आपको विश्वास है कि ये सेक्टर में ग्रोथ आएगा, तब ओनली 5 से 10% तक आप इस सेक्टर में वेटेज दे सकते हैं, अलॉट कर सकते हैं, पर रिमेनिंग मेजोरिटी आप अपने कोर पोर्टफोलियो में ही रखिए। इसका रीजन मैं ये कहना चाहूंगा, क्योंकि थीमेटिक फंड या सेक्टोरल फंड किसी भी जो एक सिंगल थीम को प्ले आउट कर रहे हैं, जो डाइवर्सिफाइड रियली रियली कंप्लीटली डाइवर्सिफाइड नहीं है, उनमें हमेशा एक इनहेरेंट रिस्क रहता है, एक वोलेटिलिटी रहती है। अभी ईवी हमको पता है कि जैसे हम दूसरे कंट्रीज से अगर कंपेयर करें तो इंडिया में पेनिट्रेशन अभी सिर्फ 5 या 6% है, बाकी कंट्रीज में 30% और 80% तक जा चुका है। तो इंडिया में भी ये वेटेज बढ़ेगा, ये ग्रोथ आएगा, पर क्वेश्चन ये है कि कितने समय में आएगा, राइट? तो हो सकता है कि इस ट्रेंड में 5 साल लगे, इस ट्रेंड में 10 साल लगे, 15-20 साल भी लग सकते हैं। तो इसलिए रिकमेंडेड ये होता है, और यही एक रिस्क है एक्चुअली इसमें, क्योंकि ये प्ले ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है। ये रिस्क, फंडामेंटल स्टॉक सिलेक्शन का जो रिस्क है, वो इस इंडेक्स में मुझे लगता है काफी हद तक खत्म हो चुका है, क्योंकि ये अपने आप रीबैलेंस होता है, अपने आप उन प्लेयर्स को लेता है जो ईवी में प्ले आउट कर रहे हैं, ईवी या न्यू एज ऑटोमोटिव में प्ले आउट कर रहे हैं। तो किसी भी टाइप का व्हीकल का ग्रोथ आता है, बी इट इलेक्ट्रिक व्हीकल या हाइब्रिड व्हीकल या प्लग इन हाइब्रिड व्हीकल्स या फ्यूल सेल व्हीकल्स, वो सारी कंपनीज इस इंडेक्स में आ जाएंगी। तो वो स्टॉक सिलेक्शन का एक रिस्क मेरे हिसाब से काफी हद तक कम हो चुका है। पर वोलेटिलिटी का और टाइम पीरियड के साथ जो रिस्क रहता है, वो मुझे लगता है अभी भी इसमें एग्जिस्ट करता है। इसलिए हम अपने इन्वेस्टर से रिक्वेस्ट करते हैं इसको एक सैटेलाइट पोर्टफोलियो की तरह देखें, और अपने रिस्क एपेटाइट और अपने विश्वास के थ्रू, अगर आपको कन्विक्शन है कि ये इस सेक्टर में ग्रोथ आएगा, तो 5% से 10% तक अलोकेशन आप देख सकते हैं, और एफएफ में एसआईपी की तरह भी आप इन्वेस्ट करने का नजरिया बना सकते हैं। जोखिम को अगर आप नहीं समझते हैं अच्छी तरीके से, तो बेहतर है कि आप इस रूट के जरिए निवेश करें। लेकिन एक और बहुत बुनियादी सवाल जो कि दर्शक अक्सर पूछते रहते हैं हमसे, वरुण, आप बता पाएंगे, समझा पाएंगे बेहतर, वो ये है कि जब इस तरह की किसी थीम सेक्टर को एक्सपोजर देते हैं सैटेलाइट पोर्टफोलियो के तहत, तो आपका एक कोर पोर्टफोलियो होता है, और उस कोर पोर्टफोलियो में भी ऐसा कोई मौका नहीं है जो फंड मैनेजर्स छोड़ते हों कमाई का।
अल्फा रिटर्न आपको तभी ही कमाई होगी ना जब आप आने वाला भविष्य आप बेहतर देखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ईवी के कुछ नाम आपको बाकी एक्सपोजर बाकी फंड्स में ना मिले। तो ओवर डिवर्सिफिकेशन आप कैसे अवॉइड करें, और दूसरा म्यूचुअल फंड के जरिए मैं जाऊं या मैं स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच ले लूं अगर मुझे ईवी इकोसिस्टम में भागीदारी करनी है तो? देखिए, मैं आपके दूसरे सवाल का पहले जवाब देता जी हूँ, जी क्योंकि मैं उसी थीम में बता रहा हूँ कि जी देखिए, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी बेस्ड थीम है। अब इसमें क्या होता है कि कई स्टॉक, आप अगर बहुत स्ट्रांग मार्केट पार्टिसिपेंट हैं, आप ऑटो सेक्टर को और ऑटो कंपोनेंट्स और केमिकल्स, इन सारे सेक्टर को ट्रैक करते हैं, आप ईवी को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, तब आप स्टॉक स्पेसिफिक जा सकते हैं। क्योंकि क्या होता है टेक्नोलॉजी डिस्ट्रप्शन में, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, कई सारी कंपनियां जिस तरह से मैक्रो एनवायरनमेंट प्ले आउट है, कुछ कंपनियां जिसमें डिफंक्ट हो सकती है, ईवी में वो आगे नहीं बढ़े, और कुछ कंपनियां बहुत तेजी से आगे बढ़ सकती हैं। हमने टेक्नोलॉजी में जब भी ऐसा थीम प्ले आउट हुआ है ग्लोबली और इन इंडिया में भी हमने ऐसा होते हुए देखा है। आपने मैंने मोबाइल का एग्जांपल दिया, जैसे नोकिया डिफंक्ट हुआ। आप 1975 में जाएंगे, तब लैपटॉप्स एंड डेस्कटॉप्स का टाइम चल रहा था, तब से लेकर भी काफी कंपनियां ऊपर नीचे होती रही। तो आपको अगर अगर आपको इतना थीम का, ईवी का, और उसके आगे कौन कौन से कंपनीज किस तरह से प्ले आउट कर रहे हैं उसका अगर समझ नहीं है, देन दिस इंडेक्स इज द राइट वे टू गो। सेकंड, आपका क्वेश्चन, जो आपका पहला क्वेश्चन था कि ओवर डाइवर्सिफिकेशन, और जो अगर आपके एक्टिव फंड मैनेजर्स हैं, देखिए ये बिल्कुल राइट सवाल है। फंड मैनेजर्स ईवी थीम को कुछ हद तक प्ले आउट करते हैं, पर क्योंकि ये लॉन्ग टर्म थीम है, तो उसके हिसाब से जो वेटेज होगा किसी भी डाइवर्सिफाइड इंडेक्स में, अभी डाइवर्सिफाइड फंड में, वो थोड़ा लो वेटेज होगा, जहां तक मैं विश्वास करता हूँ। हमारे फंड मैनेजर्स भी इसको प्ले आउट कर रहे हैं। पर उसमें क्या होता है कि फंड मैनेजर्स कैन टेक कभी भी शॉर्ट टर्म कॉल करते हैं। वो जैसे उनको लगता है कि अच्छा चलो वेट, अभी वैल्यूएशन ज्यादा हो गया, अभी हम एग्जिट कर लेते हैं, या वैल्यूएशन अभी कम है तो हम एंटर कर सकते हैं, तो फंड मैनेजर्स के हाथ में है। पर अभी उनका वेटेज हो सकता है, क्या पता है 1 साल बाद उनका वेटेज नहीं हो। पर अगर, अगेन मैं सेम बात बोलूंगा, अगर आपका बहुत कन्विक्शन है, थीमेटिक फंड में इन्वेस्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपका कन्विक्शन हाई होना चाहिए उस थीम के पीछे। अगर आपको लगता है कि आपका कन्विक्शन बहुत हाई है, आपको विश्वास है कि ईवी में ग्रोथ आएगा इंडिया में, और लिस्टेड जी कंपनीज हैं जो कुछ इसमें प्ले आउट कर रही हैं, कुछ कंपनीज ऊपर नीचे हो सकती हैं, बिल्कुल। पर अगर आप ईवी की ग्रोथ को रियली कैप्चर करना चाहते हैं तो ये इंडेक्स के नजरिए से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए, मेरे पास समय समाप्त हुआ है, हालांकि सवाल आपके लिए बहुत सारे हैं वरुण, तो वो अगले सेशन में हम बातचीत करेंगे। बहरहाल धन्यवाद आपका, और ढेरों शुभकामनाएं आपको आपके एनएफओ के लिए। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू फॉर द इन्विटेशन।